A very good morning to 9th class. Welcome to your channel नवनीत अकेडमी आलय में विद्यालय. सो बच्चों, आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, है ना. वी हैव रेड दैट मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है ना. अब यही मैटर पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है. आप अपने आसपास जहाँ भी देखोगे आपको मैटर नज़र आएगा. योर बेड, योर पेन, योर फोन, योर बुक्स, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, है ना. नाउ बच्चा, अब ये मैटर किससे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जब आप इस मैटर को बाइफरगेट करते हो तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. मॉलिक्यूल्स जब आपस में बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो ये मैटर बनाते हैं. अब ये मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? बहुत सारे एटम्स से. ठीक है, तो बेसिकली एक फ्लो डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको समझाती हूँ दैट एटम्स का कॉम्बिनेशन इज़ नोन एज मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन इज़ नोन एज योर मैटर. तो अब समझ में आया ये मैटर चैप्टर जो है ये मॉलिक्यूल और एटम से कैसे इंटर रिलेटेड है. ठीक है, अब इस चैप्टर में आपने फर्स्ट एंड सेकंड में मैटर के बारे में पढ़ लिया. नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं हम. अभी एटम वर्ड जो है ये सभी के जो मैटर की फॉर्म्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. इवन आपकी जो निडल होती है, जो सुई होती है, उसके टिप पे लगभग लैक्स ऑफ एटम्स होते हैं. यानी ये इतने स्मॉल होते हैं. एक तो फर्स्ट थिंग ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं. ओके, इनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो. सो इस बिल्कुल टिप पर ही बहुत लाखों ऑफ एटम्स होते हैं. आप सोचो ये कितने स्मॉल होते होंगे, है ना. और बेटा, किसी भी मैटर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एटम्स तो चाहिए ही चाहिए. तो जो एटम्स होते हैं ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी कहलाती है. यानी एटम्स आर योर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, बिकॉज इसके बिना मैटर तो इम्पॉसिबल है. बिकॉज फर्स्ट एटम्स आर कंबाइंड एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल, एंड देन मॉलिक्यूल कंबाइंस एंड व्हाट दे फॉर्म? मैटर. सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप एटम ही होता है. अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये एटम है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग एटम्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होता है, एंड ऑल. सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. ओके, वी हैव दिस. नाउ एशियंट इंडियन ग्रीक फिलोसोफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर. जो हमारे इंडियन के साइंटिस्ट हैं इंडिया के, और हमारे जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, ये हमेशा बहुत असमंजस में रहते हैं, यू कैन से, कि ये मैटर, ये जो है पार्टिकल, ये कैसे बना, क्या है ये. द आइडिया ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर लॉन्ग बैक इन इंडिया. अराउंड 500 BC में हमें पता चल गया था कि ये मैटर कैसे बनता है, इसको मॉलिक्यूल्स और एटम्स में फिर डिवाइड कैसे किया जाता है, और ये मैटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनट पोस्टुलेट एंड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी पदार्थ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. यानी जब इस मैटर को हम डिवाइड करते हैं तो हमें और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं. नाउ अल्टीमेटली अ स्टेज will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division not be possible. और इस पदार्थ को, इस मैटर को डिवाइड करने के बाद जब हम लास्ट इसका डिवीजन करेंगे तो ये जो पार्टिकल होगा जिसे हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको और नहीं सिंप्लीफाई कर सकते और नहीं तोड़ सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, इसको आप एटम कहोगे बेटा.
ठीक है, मैटर की डिवीज़न होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब उस पार्टिकल को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल. नाउ ही नेम्ड दिस पार्टिकल परमाणु, यानी योर एटम. ओके, अनदर इंडियन फिलोसोफर Pakunda Katyama elaborated his doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter. और इन साइंटिस्ट का क्या कहना था, इन फिलोसोफर का, कि भाई ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और वेरियस फॉर्म में मैटर हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं. ठीक है, अब ये वेरियस फॉर्म्स क्या है आप आगे जाके पढ़ेंगे इसको. नाउ अराउंड द सेम एरा, एशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड your Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. देखो वही पहले वाली बात इन्होंने कही है, दैट जब आप मैटर को डिवाइड करोगे और ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें आगे डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, यानी आप उसको और डिवाइड नहीं कर सकते हो. हमने मैटर को डिवाइड किया, मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया, एटम्स फॉर्म हुए, और ये जो एटम वाली स्टेज है ना, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, और इसी पार्टिकल को हम एटम कहते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, जिनका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी एटम वर्ड का मतलब है इनडिविजिबल, जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं. All this was based on a philosophical consideration and not much experimental work to validate this idea could be done till the 18th century. यानी ये ज़्यादा जो है ये एक फ़िलॉसफी है बेटा, एटम को डिस्कवर करना. ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट की इसके अंदर नीड नहीं पड़ी है. क्यों नीड नहीं पड़ी है, देखो एट द 18th सेंचुरी हमने ये डिसाइड कर लिया था, ये डिस्कवर कर लिया था कि एटम कोई चीज़ है. एंड at the end of 18th century, scientists recognized the difference between the elements and the compounds, जो आप पढ़ चुके हैं in chapter 2, कि elements किसे कहते हैं and compound किसे कहते हैं. Okay, and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happen when they combine. यानी इन एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, देखो एलिमेंट्स किससे बने होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मैटर से, है ना. जब 2 टाइप ऑफ एटम्स आपके कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं. जैसे यू कैन से वाटर, वाटर किस किस से कंबाइन होता है, योर हाइड्रोजन एटम एंड योर ऑक्सीजन एटम, तभी तो ये आपस में मिलकर H2O बनाता है. गेटिंग माई पॉइंट. सो ये एलिमेंट जो है ये इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एंड जब हम इसको आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ते हैं. ओके, नाउ एंटोनी एल लेवोसियर laid the foundation of chemical science by establishing 2 important laws of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन इस क्या होता है बेटा, बेसिकली यानी जब हम इन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड एटम्स को केमिकली कंबाइन करते हैं, यानी केमिकल के थ्रू जोड़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब इसके भी 2 लॉज हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसे हम, योर फर्स्ट लॉ इज सी, दिस इज योर फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. व्हाट इज़ इट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जिसके अंदर हमें उस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली ये पता चलता है कि जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस है उसके मास के साथ, उसके बेसिकली वेट के साथ क्या हो रहा है. ठीक है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. ओके, नाउ इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस. क्या मास में कोई चेंज आता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है बेटा. जैसे इन्होंने यहाँ पर आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश की है, 2 सेट ले लिए इन्होंने, एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स. एक्स में इनके पास है फर्स्ट कॉपर सल्फेट, कितना क्वांटिटी दे रखी है 1.25 ग्राम्स.
sodium carbonate. In the Y set 1.43 grams, यानी इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, इन दोनों का रिएक्शन कराना है. Second we have the barium chloride which is 1.22 grams and sodium sulfate which is 1.53 grams. Then at the third we have lead nitrate 2.07 grams and sodium chloride which is 1.17 grams. अब इन्होंने क्या बोला है कि इन सब का आप केमिकल रिएक्शन कराओ. कैसे? प्रिपेयर separately a 5% solution of one of the pair of a substance listed under X and Y each in 10 ml in water. यानी हमें क्या करना है, X और Y में से एक एक जो केमिकल दे रखा है उसको उठाना है और 100 ग्राम मिलीलीटर ऑफ वाटर उसके अंदर इसको मिक्स करके प्रिपेयर कर लेना एक सोल्यूशन. अब टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ Y in a conical flask and some solution of X in an igneous tube. See, here we have the conical flask. यही होता है ना conical flask, लेबोरेटरीज वगैरह में देखते हैं आप. इसके अंदर हमें कौन सा सोल्यूशन लेना है, X और Y? वेरी गुड, Y सोल्यूशन लेना है. एंड दिस इज़ योर स्मॉल इग्निशियस ट्यूब. इसमें हमें लेना है सोल्यूशन ऑफ X. थोड़ा थोड़ा ले लिया. अब इसको हमने सिक्योर कर दिया है कॉक से. ये क्यों किया हमने बेटा? इसका आंसर आप थोड़ा आगे जाके समझेंगे. नाउ वी हैव द कॉनिकल फ्लास्क, इग्निशियस ट्यूब, सोल्यूशन ऑफ X एंड सोल्यूशन ऑफ Y. अब ये सोल्यूशन इसके साथ मिक्स ना हो इसीलिए हमने थ्रेड में इसको सिक्योर कर लिया है. सो now hang the igneous tube in a flask carefully. See that the solution do not get mixed and put the cork on the flask. ये हमने समझ लिया. थ्रेड हमने क्यों लगाया, कॉर्क हमने क्यों यूज़ किया, ये हम आगे भी समझेंगे. ताकि ये दोनों मिक्स ना हो इसलिए हमने इसे थ्रेड से सिक्योर कर लिया. ओके. आफ्टर दैट जब हम एक एक करके X कॉम्पोनेंट एंड Y कॉम्पोनेंट में जो केमिकल्स हैं उनको मिक्स करेंगे तो हम क्या देखते हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे. चलो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या क्या होगा. ओके, वी हैव these two sets X and Y. फर्स्ट हम कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे. सो इन फर्स्ट बेटा वी हैव कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट. आप लोग ने 8th क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा है. यस, वेरी गुड, याद है आप सबको. उसमें आपने ये देखा है जो मोर स्ट्रॉन्ग होता है वो लेस स्ट्रॉन्ग वाले को अपनी जगह से हटा देता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है ना. तो इसके अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जल्दी बताओ. वेरी गुड, इसके अंदर कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर देगा सोडियम को, यानी कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन द सोडियम. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगा जिसके अंदर जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे X एंड Y को, सो द कॉपर जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से और एंड इनका कलर भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, यानी पहले जो इनका ब्लू कलर था वो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ग्रीन में बदल जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट वन किसका केस है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिस केस में मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, अपनी जगह से हटा देता है, बीइंग सो स्ट्रॉन्ग. ओके, नाउ वी हैव द सेकेंड वन जिस केस में हमने लिया था बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट. अब इस केस में बेटा जो बेरियम क्लोराइड है जब वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फॉर्म करेगा. नाउ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें इन दोनों को जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे और रिएक्ट करोगे तो एक इनसॉल्युबल वाइट कलर की, पिंक से डिनोट कर देती हूँ, वाइट तो नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर एक फोम इकट्ठा हो जाएगी, एक झाग झाग सी इकट्ठा हो जाएगी. इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं हम उसे साइंस की लैंग्वेज में.
विच इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती है, ऊपर तैरनी शुरू हो जाती है, ये फॉर्म होगी. एंड इन द सेकेंड वन ऑल्सो लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड में भी सेम होगा. इसमें भी आयॉन्स का एक्सचेंज होता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गए कि जब हम इनका केमिकल रिएक्शन कराएंगे, सो फर्स्ट displacement reaction will occur and in the second and the third precipitation reaction occurs. Okay, अब इस बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. वेट द फ्लास्क विद इट कंटेंट केयरफुली, यानी जब आपने सिर्फ इन दोनों को मिक्स नहीं किया, अभी ये एक दूसरे से अलग है, ये सोल्यूशन x एंड y, तब हमें इसका वेट करना है. तो अगर मैं कहती हूँ मैंने इसमें से पूरा यूज़ कर लिया कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, तो इनका वेट कितना होगा? अगर मैं दोनों का लेती हूँ तो जब मैंने x को डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क में और y को डाल दिया इग्निशियस में, तो दैट इज़ 1.25 प्लस एडिंग 1.43 विच इज़ 6.2. तो यानी जो टोटल मास है मेरा बिफोर केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अभी मैंने इन दोनों को मिक्स तो किया ही नहीं है, तो बिफोर केमिकल रिएक्शन इनका जो मास है वो कितना है? 2.68 ग्राम्स. गेट इट? अब ये 2.68 ग्राम क्या सेम रहेगा जब हम उसको मिक्स कर देंगे? यानी सेकंड क्वेश्चन इज़ नाउ टिल्ट एंड स्वॉल द फ्लास्क, और ये देखो कि जब आप x और y को मिक्स करते हो और उसको दोबारा अगेन वेट करोगे तो क्या सेम आएगा? यस, बिल्कुल सेम आएगा. यानी फर्स्ट केस में आफ्टर केमिकल रिएक्शन भी 2.68 ग्राम ही रहेगा उसका मास. वाई सो? क्यों? यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास वुड ऑलवेज बी सेम. मास हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, अब व्हाट हैपन इन द केमिकल रिएक्शन फ्लास्क? अभी हमने जो तीनों डिस्कस किए, फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर करेगा जब मिक्स हो जाएंगे, एंड सेकेंड में एंड थर्ड में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. Now, do you think that a chemical reaction has taken place? Yes, of course a chemical reaction has taken place. First वाले में हमें कैसे पता चला chemical reaction हुआ? Tell me. Yes, very good. Blue color जो है वो किस में convert हो गया था? Green color में convert हो गया था. That means what? Chemical reaction take place. And in the second and the third, प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स, यानी एक इनसॉल्युबल फॉर्म आ गई थी ऊपर, जिससे मुझे ये पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. ओके, नाउ व्हाई शुड वी पुट अ कॉक ऑन द माउथ ऑफ अ फ्लास्क? यस, आ गया ना वही वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी. ओके, अब हमने ये कॉक का यूज़ क्यों किया था? ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और सोचो कि जब आप इसको मिक्स करोगे तो क्या होगा, और हमने इस कॉक को पुट क्यों किया था. हो गए 2 मिनट्स? बताइए जल्दी से, सोचो थोड़ा सा. हमने इस कॉक को क्यों पुट किया था? ताकि जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं x एंड y, तो जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा यानी हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस हीट की वजह से ये सॉल्यूशंस हैं, यानी इनके अंदर वाटर है, तो वो वाटर इवेपोरेट ना हो जाए. ठीक है, अगर इवेपोरेट हो जाएगा तो थोड़ा अमाउंट ऑफ जो इनका सॉल्यूशन है वो ऊपर गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में, तो मास कम हो जाएगा. बट अगर मैंने कॉक लगा दी तो वापस कंडेंसेट होकर, कंडेंसेट मीन्स जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, पढ़ा है ना किसके अंदर? चैप्टर 1 में. यस, तो वो वापस कंडेंसेट होकर इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा अगर कॉक होगी तो दैट मीन्स मास विल रिमेन द सेम बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये मेन बेसिकली रीज़न था बेटा कॉक को पुट करने का. नाउ डज द मास ऑफ अ फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज? नो, द मास विल नॉट चेंज, और उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, बट हाँ
रिएक्ट ज़रूर करेगा। यू कैन से चेंज हो सकता है कैसे, जैसे फर्स्ट केस में आपका क्या था, यू हैव योर कॉपर सल्फेट मे बी, वेट अ सेकेंड, yes it's sulfate, we have copper sulfate plus sodium carbonate, है ना। अब जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, ये कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव इसने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और इसने अब क्या फॉर्म कर दिया, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर दिया। और बेचारा ये सोडियम जो लेस रिएक्टिव था, बेचारा जो कमज़ोर था, वो उसको सल्फेट के साथ अपनी जोड़ी बनानी पड़ी। अब तो क्या बन गया, कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, यही बनेगा। तो अब क्या एलिमेंट्स चेंज हुए, यस बिल्कुल हुए। पहले कॉपर सल्फेट के साथ था तो अब कॉपर कार्बोनेट के साथ है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ था तो सोडियम सल्फेट के साथ है, बट द मास विल रिमेन द सेम एंड दिस इज़ नोन एज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसके अंदर बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन मास विल ऑलवेज सेम। अब समझ में आ गया आप लोग को कि बेसिकली पदार्थ यानी मैटर क्या चीज़ है। इस मैटर को जब हमने डिवाइड किया और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी राय दी, सो हमें पता चला दैट देयर समथिंग एग्जिस्ट विच इज़ नोन एज योर एटम्स। और एटम्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, है ना। अब उसके बाद जब हम उनका रिएक्शन कराएंगे यानी केमिकली उनको कंबाइन करेंगे, सो हमें दो लॉज का ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे आपने एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश की, जिसके अंदर ये कहा गया है दैट मास विल रिमेन द सेम, किस किस केस में, बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ओके ओके, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन दे रखी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स that mass can neither be created nor be destroyed in chemical reaction, यानी ना ही मास बन सकता है ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बन सकता है दैट मीन्स जनरेट नहीं हो सकता बच्चा, जितना मास है उतना ही रहेगा, और ना ही उसको कम कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो उसको। कि आफ्टर केमिकल रिएक्शन आप ये नहीं कह सकते कि अगर 2.68 ग्राम था तो केमिकल रिएक्शन के बाद वो 2.60 ग्राम्स रह गया है, 60 सॉरी, ठीक है। तो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं मास को, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके ओके, सो नाउ वी हैव लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, यानी हमारा जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दैट मीन्स व्हाट, कि सेम प्रपोर्शन में हमेशा एक केमिकल कंपाउंड के एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होंगे, ठीक है। अब लेवॉइसर along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements such as your hydrogen, दो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है, your hydrogen and oxygen, your water basically, and each such compound had the same element in their same proportion irrespective of where the compound came from and who prepared it। चलो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेटा। हम सबको पता है दैट योर वाटर H2O हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इफ़ आई से that I have 18 grams of H2O, 18 ग्राम है मेरे पास, उसके अंदर से 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है प्लस 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, तो अब अगर मैं कहती हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे इनका प्रपोर्शन निकालना है, सो आई हैव मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16,
विच इज़ हाउ मच 1/8 निकल गया। ठीक है, यानी मेरे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर जो था, जो किससे बना था, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली उसका जो कांस्टेंट प्रपोर्शन आया है वो 1/8 आया है। यानी आप वाटर को कैसे बना सकते हो, जब आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसी क्वांटिटी में हो, 1/8 के प्रपोर्शन में हो। ठीक है, वहीं पर ही इफ़ आई विल से दैट आई हैव 36 gram of H2O, which means what, 32 of oxygen of O and your 4 grams of hydrogen। ठीक है, हो गया 36 टोटल। अब सेम इनका भी मास निकालती हूँ मैं, मास H अपॉन में मास O, which is your 4/32। 4 1s are 4, 4 2s are 4 8s are 32, which is also 1/8, same proportion है ना। And if I say that I have 9 grams of water H2O, यानी 8 grams of O2 plus 2 grams of हाइड्रोजन, सेम, 2 नहीं बेटा 1 होगा, सॉरी। तो अब इस केस में क्या होगा, मास H अपॉन मास O विच विल बी 1/8। सो हर एग्जाम्पल में चाहे आप कितना भी ले लो उसको सेम प्रपोर्शन में, हमेशा वाटर तभी बनेगा जब वो 1/8 की प्रपोर्शन में होगा। ठीक है, अगर आप ले लो 17 ग्राम्स तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो 1/8 की प्रपोर्शन में नहीं आ सकता है बच्चा। समझ में आ गई बात? तो हमने ये देखा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है वो हर जगह वेरीफाई करना चाहिए कि एक कंपाउंड या एक एलिमेंट को बनाने के लिए बच्चा आपको एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ले सकते हो। आप ये देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है तो वो भी एक सेम प्रपोर्शन में ही कंबाइन होता है। कि आप कह दो कि मैं कार्बन का एक मॉलिक्यूल नहीं, कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो ये नहीं बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ऑलवेज एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में वर्क करती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। In compounds such as water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1/8। जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई, whatever the source of water is, चाहे आप टैप वाटर लो, लेक का पानी लो, सी का लो या whatever, thus if 9 ग्राम of water is decomposed, हमेशा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा और बाकी 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली एमोनिया जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है, यानी और NH4, वो भी किस रेशो में होता है, 14:3, यानी 14/3 का मास होता है उसका। वट एवर द मेथड और सोर्स, आप किसी भी सोर्स से उसको लो, बट हाँ, एमोनिया कब बनेगा, जब वो 14:3 के उसके अंदर होगा। ठीक है, this lead to the law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion। और ये क्या स्टेट करता है, this law was stated by the Proust as in chemical substance the element are always present in definite proportion by mass। उनके मास के हिसाब से वो एक definite proportion में होते हैं हमेशा। ठीक है, ओके। now the next problem faced by the scientist was to give appropriate explanation of these law, कि कैसे दें हम। तो जो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन है, उन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी बेटा नेचर ऑफ मैटर पर, कि मैटर कैसे है। सो डाल्टन पिक अप द आइडिया ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ मैटर
which was still then just a philosophy. अभी वो चीज़ प्रूफ नहीं हुई थी. He took the name atoms as given by the Greek and said the smallest particle of matter are atoms. अब डाल्टन ने क्या किया, जो ग्रीक फिलोसोफर्स ने एटम, यानी हम जिस हिंदी में जिन साइंटिस्ट ने उन्हें दिया था बेसिकली परमाणु, अब ये परमाणु या एटम्स जो बेसिकली डाल्टन ने वर्ड यूज़ किया, जिसका मतलब क्या था, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो लिया. हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी जब आप केमिकल रिएक्ट कराते हो तो उसकी थ्योरी पे उन्होंने किया था. नाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, यानी बेसिकली इन दोनों से ही रिलेटेड है. चलो एक बार इसको देख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सभी के सभी स्मॉल पार्टिकल से बने हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. अब डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को ध्यान में रखते हुए 6 पोस्टुलेट्स दिए बेटा. अब वो 6 पोस्टुलेट्स क्या हैं, चलो एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी सभी मैटर छोटे से टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं जो अनडिविजिबल हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. ठीक है. विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, यानी जब आप दो एलिमेंट्स, मैटर, कंपाउंड, किसी का भी केमिकल जब उनको रिएक्ट कराते हो तो जो एटम्स होते हैं ना, वही उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड इज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, यानी जैसा मास के केस में था कि आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, सिमिलरली इन पार्टिकल्स को, एटम्स को भी आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उस केमिकल रिएक्शन में. ठीक है. द थर्ड वन इज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी किसी भी एलिमेंट में उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी. यू कैन से हाइड्रोजन, चाहे वो वाटर के अंदर है या फिर वो एमोनियम के अंदर है, ठीक है, उसका मास आइडेंटिकल होगा दोनों में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होगी. ठीक है. चेंज तो नहीं हो जाएगा वो हाइड्रोजन, नहीं. Now atoms of different elements have different masses and chemical properties, सबकी अलग अलग होती हैं. ठीक है. अब यू कैन से डिफरेंट मास कैसे, कि जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, यानी जब वाटर के लिए कंबाइन होते हैं तो 1:8 की रेशो में होते हैं. वहीं पर ही सोडियम में सोडियम नहीं, अमोनियम में होते हैं, तो दैट इज़ 14/3. Now atoms combine in a ratio of small whole numbers in the form of compound, यानी 1:8 और 14:3 के स्मॉल होल नंबर्स में ही वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे वाटर एंड एमोनियम. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इस चीज़ को याद रखना. इन अ गिवन कंपाउंड आप कभी नहीं कर सकते कि अगर मुझे वाटर बनाना है तो मैं H2O की जगह, यानी इस H की जगह, हाइड्रोजन की जगह C से रिप्लेस कर दूँ, उसको कार्बन ले लूँ, या कार्बन की जगह कैल्शियम ले लूँ और ऑक्सीजन के साथ बना दूँ तो वो वाटर बन जाएगा, नहीं. सो हमेशा वो काइंड ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड में सेम रहेगा, प्लस उसका नंबर भी, कि वाटर हमेशा 1:8 के उसमें ही बनेगा. ठीक है. आ गई बात समझ में? ओके. अब हमने क्या पढ़ा बेसिकली, कि परमाणु यानी एटम्स या मैटर किसे कहते हैं, मैटर एटम्स से कैसे रिलेटेड है वो, और अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में क्या थ्योरी दी. फिर हमने देखा कि केमिकल कॉम्बिनेशन यानी केमिकल रिएक्शन जब हम कराते हैं तो उसमें 2 लॉज का हमें ध्यान रखना होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही वो एक्ट करता है ना. और इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए डाल्टन ने अपने 6 पोस्टुलेट्स दिए, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी. ये 6 पोस्टुलेट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ. होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. थैंक यू.